अस्सलाम वालेकुम। सुपरनैचुरल एक नए सच के दोस्तों, अल्लाह की बनाई हुई कायनात में हर तरफ राज ही राज बिखरे हुए हैं और ये राज शायद सिर्फ इसलिए भी राज हैं कि अल्लाह इंसान को गौर ख्वाज और जुस्तजू की दावत देता है। और ये राज सिर्फ तब तक ही राज हैं जब तक इंसानों का वजदान वहां तक नहीं जाता जहां इस जहान का मालिक चाहता है। अरबों साल पहले होने वाले कुन को आज का जदीद इंसान बिग बैंग कहता है। मुझे यहाँ आपको क्या इतराज हो सकता है, क्योंकि अल्लाह इंसान के गुमान की तरह होता है, जैसा गुमान वैसा उसका कुन। क्या कभी आपने ये सोचा है कि निगाहो गुमा से बुलंद और दूर ये कायनात आखिर कैसे वजूद में आई होगी? आइए इसकी इब्तदा को साइंस और सुपरनैचुरल वाकयात की नजर से देखते हैं। चांद और मरीख तक जाने वाला इंसान और उससे भी आगे इसलिए बढ़ रहा है कि वो ये जानना चाहता है क्या वो इस अजीम कायनात में अकेला है। एक नुक्ता है, जैसे आगाज से शुरू होने वाली कायनात का सफर एक अजीम धमाके या बिग बैंग के बाद कैसे अब तक रोशनी की रफ्तार से फैले जा रहा है। आज का इंसान जब भी आसमान की तरफ नजर उठाता है तो उसका जी मचलता है कि उधर तक पहुंच जाए जहां से कभी आया या निकाला गया था। आज के जदीद दौर का इंसान इस सोच में गुम है कि क्या इस कायनात में उससे भी जदीद और ज़हीन नस्ल मौजूद है जो शायद उसको वापसी का रास्ता बता सकती हो। दौरे हाजिर में ये कोशिश और भी जोर पकड़ती जा रही है। वो इंसान जो कायनात की सबसे दूर कहकशाओं को ढूंढ चुका है और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है, मगर अभी तक उसको कोई भी वाज़ेह इशारा या सबूत नहीं मिला कि इस अजीमुशान कायनात में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। आज से 13.7 अरब साल पहले सारी कायनात एक नुक्ते जितने साइज में थी। फिर एक अजीम धमाके के बाद कायनात ने बढ़ना और फैलना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा वक्त था जिसमें वक्त खुद मौजूद नहीं था। शायद इसीलिए बिग बैंग के बाद जो चीज सबसे पहले वजूद में आई वो खुद वक्त था, इसलिए इसको बिगनिंग ऑफ द टाइम भी कहा जाता है। इस धमाके के सिर्फ 3 मिनट के बाद कायनात में पहला एटम वजूद में आता है और उसके वजूद में आने के 180 साल बाद एटम आपस में मिलकर कायनात का सबसे पहला सितारा पैदा करते हैं और इस तरह से नए सितारे वजूद में आते जाते हैं और छोटी छोटी कहकशाएं बनती रहती हैं और फिर यही छोटी छोटी कहकशाएं मिलकर बड़ी कहकशाएं बनाना शुरू कर देती हैं। कायनात की तख्लीक के 1 अरब साल बाद बड़ी कहकशाओं के दरमियान सुपरमैसिव ब्लैक होल बनने लगते हैं। कायनात के वजूद में आने से लेकर 9 अरब साल तक बेइंतहा सितारे वजूद में आ चुके थे और कई अपनी उम्र पूरी करके खत्म भी हो चुके थे। क्या ऐसा नामुमकिन तो नहीं है कि इस वक्त में बहुत से सितारों पर जिंदगी वजूद में आई हो और वजूद में आकर खत्म भी हो गई हो, लेकिन अभी तक कायनात में सितारे वजूद में आ रहे थे और हमारे मिल्की वे का वजूद भी नहीं था। लेकिन बिग बैंग के 9.2 अरब साल बाद, यानी अब से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले, एक नेबुला से जन्म लेती है हमारी कहकशा यानी मिल्की वे, जिसमें हमारा सूरज वजूद में आता है और साथ ही वजूद में आते हैं अनगिनत सितारे। फिर जमीन के साथ उसका चांद वजूद में आता है और फिर जमीन वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडी होना शुरू हो जाती है। जमीन पर लाखों साल तक अनगिनत कॉमेट गिरते रहते हैं और अपने साथ पानी लाते रहते हैं। जमीन अभी तक बेआबो गया थी, मगर गिरते हुए शहाब और फटते हुए आतिशफिशाओं ने कार्बन डाइऑक्साइड, मेथीन और अमोनिया गैस निकालना शुरू कर दी, जिससे जमीन के इब्तदाई आबो हवा बनना शुरू हुए। लेकिन अभी भी जिंदगी के शुरू होने के लिए बुनियादी चीज मौजूद नहीं थी, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन नहीं थी। फिर सूरज की रोशनी ने पानी के साथ मिलकर रिएक्शन किया और पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन वजूद में आ गई। और इसके साथ ही एक अजीब और सुपरनैचुरल वाकया होता है, जमीन पर जिंदगी वजूद में आना शुरू हो जाती है। जमीन के ठंडे होने के अमल से बनने वाले बुखारात बारिश में तब्दील हो जाते हैं और इतना बरसते हैं कि जमीन पर समंदर वजूद में आ जाते हैं। अब जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता वो हालात बनते जा रहे थे जिसमें जिंदगी फल फूल सकती थी। साइंस यहाँ ये कहती है कि समंदर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदगी बनना शुरू हुई और इसी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एवॉल्व करना शुरू किया। जमीन के माहौल में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदगी बढ़ना फलना फूलना शुरू हुई और साथ ही साथ ओजोन की तहें भी वजूद में आना शुरू हो गई। जिंदगी ने समंदर से निकलकर अपने आप को एवॉल्व करना शुरू किया, जिसमें बहुत बड़े डायनासोर्स तक शामिल थी। और फिर एक शहाबे साकब के टकराने से जमीन एक दफा फिर तबाह हो जाती है और डायनासोर एरा का खात्मा हो जाता है। मगर इसके बावजूद हैरत अंगेज तौर पर जिंदगी मुख्तलिफ शक्लों में बढ़ना फलना फूलना शुरू कर देती है और इस दफा एवॉल्व होने की बारी मैमल्स की थी। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक इन मैमल से ही एवॉल्व होकर आज का इंसान इस शक्ल में मौजूद है। इंसान जो जमीन पर मौजूद करोड़ों मखलूकात में से सबसे अक्लमंद और बाशऊर है, जिसे सेल्फ अवेयरनेस
और इसी अकल और शाऊर की बुनियाद पर ही वो चांद और मरीख तक पहुंच चुका है। और इसके बाद भी हजरत इंसान अभी तक एक सवाल का जवाब सोचता और ढूंढता फिरता है कि वो कहां से आया है और क्या इस अजीम कायनात में उसके अलावा भी कोई और अक्लमंद और बाशऊर जिंदगी मौजूद है। उसको आज तक इस एक सवाल का जवाब नहीं मिला। और अगर कोई इंसानों के अलावा भी जिंदगी मौजूद है तो वो आज तक इन्हें मिली क्यों नहीं? क्या हमारे मिल्की वे में कोई और भी सितारा है जिस पर जमीन की मानंद कभी जिंदगी का ज़हूर हुआ हो? कहा यह जाता है कि मरीख भी इब्तदाई दौर में ज़हूर में आने के बाद जमीन की तरह ठंडे होने के अमल से गुजर रहा था, लेकिन जमीन की तरह जिंदगी के लिए मुआफ़क़ हालात सबसे पहले मरीख पर बने होंगे। उसकी दो वजूहात थी। एक, मरीख सूरज से ज्यादा फासले पर था और जमीन से साइज में छोटा था। जहां सोलर सिस्टम के बनने के 30 करोड़ साल बाद भी जमीन किसी भट्टी की मानंद दहक रही थी, वहीं पर मरीख पर जिंदगी के लिए इब्तदाई हालात बन चुके थे। इब्तदाई हालात से मुराद पानी का लिक्विड फॉर्म में मौजूद होना है, न कि बर्फ या गैस की हालत में। मरीख की हालिया तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ कभी समंदर, नदी नाले और दरिया मौजूद थे। साइंसदानों को यकीन है कि इन समंदरों में जिंदगी बैक्टीरिया की सूरत में मौजूद होगी। जिंदगी शायद अभी अपनी इब्तदाई हालत में थी कि मरीख के साथ एक बहुत बड़े शहाब साकिब के टकराने पर उसकी बालाई सतह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस तबाही की वजह पर अगर वहाँ कभी जिंदगी मौजूद भी थी तो वो खत्म हो गई होगी। जब जमीन के मदार में चांद वजूद में आ रहा था तब मरीख पर जिंदगी तबाह भी हो चुकी थी। 2004 में नासा के रोवर ने मरीख की कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसमें गोल पत्थर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पत्थर गोल शक्ल में तब आता है जब उस पर हजारों साल तक पानी बहता रहे, और यही इस बात का सबूत है कि मरीख पर कभी नदी, नाले और दरिया थे। इब्तदाई तबाही के बाद वहां शायद जिंदगी फिर से शुरू होने वाली थी कि मरीख की आबो हवा काबू से बाहर हो गई और सूरज से ज्यादा दूर होने की वजह से पानी ठोस हालत में आकर जमने लगा। या दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो कि मरीख को इतना वक्त ही नहीं मिला कि जमीन की तरह वो जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता। जमीन पर जिंदगी की एक वजह जमीन का सूरज से बेहतरीन फासला भी है। ना वो बहुत दूर है ना बहुत करीब। जमीन गोल्डीलॉक जोन में होने की वजह से यहाँ जिंदगी के लिए हमेशा हालात बहुत बेहतर रहे हैं, और यही वजह है कि आज हम दूसरे सितारों और सैयारों पर जिंदगी तलाशते फिरते हैं। साइंसदानों का मानना यह है कि जुपिटर के चांद यूरोपा पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। उसकी वजह यूरोपा पर 21 किलोमीटर की बर्फ की तहें हैं और इसके नीचे पानी मौजूद है। साइंसदानों का मानना है कि बर्फ की चादर के नीचे मौजूद पानी में जिंदगी मौजूद हो सकती है, और पानी के नीचे वो जिंदगी बैक्टीरिया की फॉर्म में नहीं बल्कि बड़ी आबी हयात की तरह होगी, क्योंकि यूरोपा को इतना वक्त मिल चुका है कि वहाँ हयात अपने आप को एवॉल्व करके बड़ी आबी हयात में तब्दील हो चुकी होगी। इस अंदाजे की बड़ी वजह जमीन पर बर्फ की मोटी तहों के नीचे बड़ी आबी हयात का पाए जाना भी है। सवाल ये है कि सिर्फ मिल्की वे, जहाँ पर जमीन के अलावा भी बहुत से सितारों पर जिंदगी की उम्मीद की जा सकती है, तो आखिर अब तक हम उन तक या वो हम तक क्यों नहीं पहुंचे? सिर्फ हमारे मिल्की वे में ही 50 करोड़ सितारे ऐसे हैं जो जमीन की तरह हैबिटेबल जोन में हैं। कायनात की उम्र जमीन की उम्र से 3 गुना ज्यादा है, तो ये ऐसे भी मुमकिन है कि जमीन की पैदाइश से पहले ही कई सितारों पर जिंदगी पैदा होकर खत्म भी हो चुकी हो, या कहीं बहुत ही मॉडर्न और हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे जिंदगी मौजूद हो। क्या ख्याल है, इतने वक्त में वो इतने एडवांस हो ही चुके होंगे कि कायनात में बिखरे हुए सितारों तक जा सके और दूसरी लाइफ फॉर्म को ढूंढ सके। मगर अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो इन्होंने हमें क्यों नहीं ढूंढा? इस बात के जानने के लिए हमें चंद और बातों का जानना जरूरी है। साइंसदान सिविलाइजेशंस को 3 टाइप में बयान करते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती हैं जो अपने सैयारी की तवानाई को पूरी तरह इस्तेमाल करने के काबिल हों। अगर हम जमीन को इस स्केल पर देखें तो हम 0.73 पर हैं, यानी इंसानियत अपनी हजारों साल की तारीख और तरक्की के बावजूद अभी भी स्केल 1 तक नहीं पहुंच सकी। अभी भी टाइप 1 बनने के लिए हमें सैकड़ों सालों की जरूरत है। टाइप 2 वो सिविलाइजेशंस होती हैं जो अपने सैयारे के साथ अपने स्टार की तवानाई के भी तमाम जराए को इस्तेमाल करने के काबिल हों। यह सुनने में बिल्कुल साई-फाई मूवी की तरह लगता है, पर इस तहजीब या इस तरह की सिविलाइजेशन अपने सितारों के इर्द गिर्द एक हसार कायम कर लेते हैं जिसको डायसन स्फीयर कहा जाता है। अंदाजा करें कि सूरज जैसे गर्म सितारे के गिर्द हसार
हो और उसकी तवानाई की एक एक किरण को इस्तेमाल करने के काबिल। क्या आप यकीन करेंगे कि साइंसदानों ने हमसे 1400 लाइट ईयर दूर एक सितारा तलाश किया है जिसको टोबी स्टार कहा जाता है। ये ख्याल है कि इस तारे के गेट डायसन स्फीयर मौजूद है। इसके बाद बारी आती है टाइप सी सिविलाइजेशन की। ये कोई ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो अपनी पूरी कहकशां की तवानाई को इस्तेमाल करने के काबिल होंगे, यानी पूरी कहकशां को ही कंट्रोल करने की सलाहियत रखते होंगे। हमसे अरबों साल पहले बनने वाली सिविलाइजेशन यकीनन टाइप 2 या टाइप 3 तो हो ही गई होंगी, मगर अगर वो हैं तो आखिर हैं कहां और क्यों हम आज तक अकेले हैं। 1950 में यही सवाल एक साइंटिस्ट एंड्रियो फर्मी ने भी उठाया था, जिसे हम आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर हम आज तक किसी भी एलियन लाइफ फॉर्म से क्यों नहीं मिले। इसकी नंबर 1 वजह यह भी हो सकती है कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी इस काबिल ही नहीं है कि हम उनसे राब्ता कर सकें। दूसरी वजह यह हो सकती है कि हमारे इर्द गिर्द किसी भी स्टार या सोलर सिस्टम में लाइफ फॉर्म सेल्फ अवेयरनेस फॉर्म में मौजूद ना हो, वो या जानवर हो या शऊर से आ रही कोई मखलूक। ये ऐसे ही है, अगर कोई जमीन पर राब्ता करना चाहे तो करोड़ों मखलूकात में से सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो उस राब्ते का जवाब दे सकता है। इसकी इसी वजह यह भी हो सकती है कि जमीन के वजूद में आने से पहले कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो और खत्म भी हो चुकी हो। और इसकी चौथी वजह यह हो सकती है कि हम जैसी कोई और किसी और कहकशां में मौजूद सिविलाइजेशन हो और जिस रफ्तार से कहकशां या कायनात बड़ी हो रही है तो हम शायद उनसे कभी राब्ता ही कायम ना कर सके। पांचवी वजह यह हो सकती है कि कोई टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन हो और वो हम सिर्फ दूर से खत्म होते देख रहे हों और वो ये जानकर हमें ना मिलते हों कि इतने एडवांस लोगों को हमारी कोई जरूरत नहीं है। इसकी छठी बड़ी वजह ग्रेट फिल्टर भी हो सकती है। ग्रेट फिल्टर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो सुनने में सबसे ठीक और करीब लगती है। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के मुताबिक कोई भी तहजीब किसी भी टाइप की क्यों ना हो, वो टाइप 2 या टाइप 3 से आगे नहीं जा सकती और उनकी तरक्की ही उनकी तबाही की वजह बनती है। आप जरा सोचें, इंसान जो भी टाइप 1 के करीब है वो 2 आलमी जंगें लड़ चुका है और तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़ा है। सोचे अगर तीसरी आलमी जंग हुई और एटमी हथियार इस्तेमाल हुए तो पूरी दुनिया पर कोई भी नहीं बचेगा। इस तरह अगर कोई था तो हो सकता है कि इससे पहले ही खत्म हो चुका हो। इस थ्योरी के मुताबिक इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ग्रेट फिल्टर जमीन पर भी आ चुका है। अगर हम अपने माजी में देखें तो कदीम मिस्री तहजीब जिसने अजीमुश्शान अहराम मिस्र बनाए और उनकी साख्त ऐसी और उनमें ऐसे असरार और रमूज हैं कि आज तक कोई उनके बारे में हकीकत से करीब कोई भी बात नहीं बता सका। अब भी साइंस हैरान है कि वो इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए। तो कहीं उनकी तबाही की वजह उनकी तरक्की या टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के कोई भी सबूत अब हमें नहीं मिलते। कोई भी टूल्स, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। इसकी 7वीं बड़ी वजह ज़ू हाइपोथेसिस है। ज़ू हाइपोथेसिस एक ऐसी मिसाल है कि जैसे हम यहाँ ज़ू में जानवर रखते हैं और उनको जिंदा रहने के लिए हर तरह के वसाइल प्रोवाइड करते हैं, मगर हम कभी उनके दरमियान नहीं जाते ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अगर ऐसा है तो फिर वो कब हमारे सामने आएंगे भी कि नहीं? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द सामने आने वाला है और इसका एक जरिया शायद हमारी टेक्नोलॉजी भी होगी जो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। इन सारे हाइपोथेसिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने कमेंट से हमें जरूर मुतला रखिएगा। हमें इंतजार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।